पॉलिसी 1991। आखिर इस पॉलिसी को क्यों बनाया गया था इन 1991 में। सो आज इस वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे, क्या कारण था, क्यों बनाया गया था, क्यों इसको चेंज किया गया, क्यों रिफॉर्म किया गया। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सो 1947 में हमें सबको पता है कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 1950 से लेकर 1990 तक हमारे देश की कंडीशन जो थी, इकोनॉमिक पावर जो थी, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही थी। हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो चुके थे, कमी आ चुकी थी उसमें। ठीक है, सो अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है सो हमारी डेवलपमेंट होगी नहीं होगी, सो उसमें भी कमी आ रही थी। जो गरीब लोग थे गरीब हो रहे थे। ठीक है, सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाई गई, नई पॉलिसी बनाई गई। ठीक है जी, लेकिन ये ऐसे नहीं बनाई कि इसके कारण क्या थे, रीजन क्या थे। अगर हम किसी भी कारण की बात करें तो हमारे पास दो ही कारण आते हैं, या तो एक्सटर्नल कारण हो सकता है या फिर इंटरनल। सो जब हमारी न्यू पॉलिसी बनाई गई थी उसमें भी दो कारण थे, एक एक्सटर्नल था एक इंटरनल था, जिसकी वजह से न्यू पॉलिसी को बनाया गया था। सो वो कारण क्या थे, रीजंस थे, एक्सटर्नल भी थे और इंटरनल भी थे, दो तरह के थे। नंबर 1 था हमारा डेफिसिट इन पीओपी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारी कमी हो चुकी थी, जिसके कारण ना तो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे ना ही हम इंपोर्ट कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी कैसी थी, क्लोज इकोनॉमी थी, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते थे। सो उस केस पे हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो भी नहीं हो पा रही थी। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट कम थे, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। ठीक है जी, सो उस केस में हमारी क्या हो गई, डेफिसिट ऑफ पीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिक्रीमेंट हो गई। ओवर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी इंडस्ट्री को रिजर्व करके रखा हुआ था कि अगर आपको कोई भी काम करना है, छोटा करना बड़ा करना कुछ भी करना है, सो आपको पहले हमसे पूछना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। सो उस केस में क्या, ये ओवर प्रोटेक्ट कर रहे थे उन चीज़ों को। ठीक है, स्मॉल साइज बिजनेस को भी ये ओवर प्रोटेक्ट कर रहे थे, लॉन्ग साइज बिजनेस को भी ओवर प्रोटेक्ट कर रहे थे। सो जिसके कारण क्या था, इसमें ग्रोथ में कमी आ गई, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आनी शुरू हो गई। सो थर्ड है ग्रोइंग इनएफिशिएंसी ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब वो कहता है कि जो रिसोर्सेज है वो इनएफिशिएंसी के साथ क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। जो हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब हम रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे सो वो क्या हुआ, वो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, हमने चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं किया है। ठीक है, तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो क्वालिटी होगी। सो उस कारण से क्या होगा, हमारी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है जी, सो ये भी एक कारण था। उसके बाद फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, सो हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करते थे, जिसके कारण हमारा क्या हो गया था, जो रेवेन्यू है हमारा वो डिक्रीज हो गया था। ठीक है, सो इसके कारण हम क्या कर पा रहे थे, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सो उसके बाद है मिस मैनेजमेंट। अब इंडिया की मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी क्या थी, मिस मैनेजमेंट थी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। सो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण उन्होंने क्या किया, नई पॉलिसी को रिफॉर्म किया। ठीक है जी, अब जब नई पॉलिसी को बनाया गया सो उसे दो ग्रुप्स में मेजर किया गया। नंबर 1 इज स्ट्रक्चर रिफॉर्म एंड सेकंड वन इज स्टेबलाइजेशन मेजरमेंट। ठीक है, सो स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर में ऐसा था कि ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को लेके चल रहा था। ठीक है, इसका जो प्रोस्पेक्टिव था ये लॉन्ग टर्म के लिए था और इम्प्रूवमेंट करनी थी इकोनॉमिक्स में वेरियस सेगमेंट। ये सभी इकोनॉमी के जो काम थे, जो भी सेगमेंट से, इन सब के ऊपर नजर रखता था। ठीक है, सो जो स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग टर्म के लिए था। इससे क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये काफी लंबे समय तक चलने वाला है और इसमें क्या थी, ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को चेक करता था। देन आता है वो स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए था। ठीक है जी, अब शॉर्ट टर्म के लिए जैसे ऐसे है कि अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की, महंगाई की, अब महंगाई की बात कर लो तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी हमेशा महंगाई ही होती, कभी वो डिक्रीज होती है कभी वो इंक्रीज होती है, इस तरह से हमारा चलता रहता है। ठीक है,
सो उस केस में वो कहता है कि स्टेबल नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ जो है वो एक तरह स्टेबल नहीं है, वो एक पॉइंट पे आगे कभी घटती है कभी बढ़ती है। सो इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलो, ठीक है। जैसे हमने एक केन्स का थ्योरी के मेथड को हमने किया था, वो कहता था अगर हम इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में सोचे, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चले ना तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो सेम एज ये कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कि जो भी प्रॉब्लम आती है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। सो ये शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव को लेके चल रहा था। देन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब इसका और क्या मोटिव था कि ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इसको, महंगाई को, इन्फ्लेशन को, ठीक है। क्योंकि महंगाई जो कभी बढ़ती है कभी घटती है, सो उस पर भी इसका कंट्रोल था। एंड लास्ट में बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इनको इंक्रीज करना था। क्लियर। सो ये जो था ये शॉर्ट टर्म था, ये स्ट्रक्चर वाला जो है वो है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव को लेके चल रहा था। सो क्लियर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब नई पॉलिसी को बनाया गया था तो वो किन कारण से बनाया गया था और किन दो चीज़ों से उसका मेजर किया गया था। क्लियर। सो अब हम बात करेंगे कि इसको रिफॉर्म किस लेवल पे किया गया था। उसको किया गया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर हम न्यू पॉलिसी की बात करें तो न्यू पॉलिसी में भी यही चीज़, या तो आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी पूछ सकते हैं, एलपीजी पूछ सकते हैं, या फिर न्यू पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं जो कि बनी थी 1991 में। सो आपको उसमें यही चीज़ कवर करनी होगी, क्योंकि कोई भी नाम चैप्टर चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लिख सकता है, कोई ये एलपीजी के बारे में बोल सकता है। सो अगर आपको एलपीजी आता है या फिर न्यू पॉलिसी के बारे में भी कोई पूछता है, सो सेम चीज़ है, ठीक है। सो इसी चीज़ को उसने कवर किया। एलपीजी क्या है, जब नई पॉलिसी को क्रिएट किया गया उसको रिफॉर्म किया गया था इन 3 पार्ट्स में, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलपीजी। सो अब हम इसीलिए बारे में बात करेंगे कि आखिर एलपीजी है क्या। तो अब हम बात करेंगे एलपीजी के बारे में। एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 रिफॉर्म्स किए गए थे इन चीज़ों में। सो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म किस तरह से हुआ, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को अपने अंडर रखा हुआ था, ठीक है। वो जो भी चीज़ें उनको करनी पड़ती थी, उसको वही भी काम करना पड़ता था। सो उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, चाहे वो छोटी फॉर्म है चाहे वो बड़ी फॉर्म है, उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई फॉर्म खोली है या छोटा सा बिजनेस है मेरा, जहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, स्नैक्स बना रही हूँ, बिस्किट बेक कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं चीज़ें बना रही हूँ। लेकिन अगर मुझे उसमें कुछ और इंक्लूड करना होगा, लेकिन जो कि है इसी से रिलेटेड हो, सो अगर मैं इसके अलावा कुछ और चीज़ें बनाना शुरू कर दूँगी तो उस टाइम पे मुझे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। सो लिबरलाइजेशन में यही चीज़ थी कि वो क्या करता था, रिमूव करता था रिस्ट्रिक्शंस को, ठीक है जी। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिमूव करना था ताकि वो ओपनली काम कर सके, ठीक है जी। सो इस चीज़ को रिफॉर्म किया गया, दोबारा से क्रिएट किया गया। सो सेकंड है हमारे पास प्राइवेटाइजेशन। अब इसका प्राइवेटाइजेशन का आपको क्लियर मतलब पता होगा कि जब गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को प्राइवेट करती है, ठीक है, अपनी कुछ चीज़ों को वो प्राइवेट करना शुरू कर देती है, यानी कि वो हैंड ओवर कर देती है, भाई मेरे बस का ही काम नहीं है अब। सो वो उन चीज़ों को क्या करने लग पड़ती है, प्राइवेट को सौंप लेना पड़ती है। आजकल भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रेल को गैर प्राइवेट कर दिया है, ठीक है। सो इसी तरह से वो क्या करती है, जब गवर्नमेंट चीज़ों को प्राइवेट कर देती है, अपनी कुछ चीज़ों को प्राइवेट करना शुरू कर देती है। सो ट्रांसफर द ओनरशिप, उसमें वो क्या करता, अपनी जो ओनरशिप है वो भी ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, बिजनेस भी ट्रांसफ़र कर रहा है, किसमें, गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में, क्लियर। सो उस चीज़ को हमने बोल दिया प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे 17 सेक्टर थे जो कि अपने अंडर लिए हुए थे, ठीक है। सो जिसके कारण वो एक लिमिटेशन बन गई थी, जिसे रिमूव किया था प्राइवेटाइजेशन के कारण, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट के पास क्या है, 3 तरह के ऐसे सेक्टर हैं जिसके ऊपर उनका कंट्रोल है। वो कौन से, रेलवे हो गया, ठीक है, केमिकल, परमाणु जो भी हमारे बनाए जाते हैं वो हो गए, एंड थर्ड वन इज द डिफेंस, ठीक है, जो भी रक्षा करते हैं उनके जो भी सेक्टर है वो सारे किसके अंडर आ गए, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है जी। सो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें तो जो थी वो प्राइवेट कर दी थी। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। अब देखो
मैंने आपको पहले बताया जैसे क्लोज इकोनॉमी थी, ठीक है, हम ज़्यादा ना तो एक्सपोर्ट करते थे ना इंपोर्ट करते थे। सो उसके कारण एक बंदिश बन गई थी, एक रिस्ट्रिक्शन लग चुकी थी। सो उस रिस्ट्रिक्शन को रोकने के लिए अगर आपको अपनी डेवलपमेंट करनी है तो आपको ग्लोबलाइजेशन करना होगा, आपको जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होगा, ताकि जो बाहर की कंपनीज हैं, जो फॉरेन है वो आपके यहाँ पर आ सकें, ठीक है जी। सो उसके कारण क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द नेशन, ठीक है जी। सो क्या था, इसको ग्लोबल करना था, वर्ल्ड में पूरे नेशंस में भी फैलाना था बिजनेस को, ठीक है। सो इस तरह से उन्होंने 3 टाइप्स में इसको मेजर किया, ठीक है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया। एलपीजी इसका नाम था, एलपीजी रिफॉर्म, क्लियर। सो अब हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन को किस तरह से रिफॉर्म किया गया था। सो लिबरलाइजेशन में किन किन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स किए गए, वो थे, एक था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सटर्नल रिफॉर्म, ठीक है जी। सो इंडस्ट्रियल में क्या था, इंडस्ट्रियल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें जो थी अपने पास रिजर्व करके रखी हुई थी। उसे कोई भी लोगों को काम करना पड़ता है, कोई फॉर्म लगानी है, सो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था हर एक चीज़ के लिए। सो उस चीज़ को उसने रिमूव किया। सो नंबर 1 पे हमारा आ गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर रिस्ट्रिक्शन। अब पब्लिक जो सेक्टर था उसने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी प्राइवेट के ऊपर, प्राइवेट वाले पब्लिक सेक्टर में एंटर नहीं करते थे। सो उस चीज़ को भी क्या किया गया, रिमूव किया गया, उसके कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो रिमूव किया गया कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं उसको संभाल सकता है, प्राइवेट सेक्टर को भी वो रेफर कर सकता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर किस तरह से रिफॉर्म में आया, जैसे पहले क्या था, सब पब्लिक था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर था। सो जब प्राइवेट बीच में आ गया, सो उसने कहा कि हमने क्या किया, उसने प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, ठीक है जी, कमर्शियल बैंक्स को उसने बढ़ावा दिया, इन्वेस्टमेंट बैंक को उसने आगे लेके आया। उसी के साथ उसने जो रेशो थी उसमें भी डिक्रीज की। कौन कौन सी रेशो, SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, सो इसमें भी उसने डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। सो उसके बाद रोल ऑफ RBI। अब RBI का रोल क्या था, वो रेगुलेट करती थी, लेकिन उसने क्या कहा कि इसको रिफॉर्म किया, चेंज किया कि जो RBI है वो फैसिलिटेट करेगी, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगी, ना कि रेगुलेट करेगी, ठीक है। सो उसकी जो RBI का रोल था वो चेंज हो गया रेगुलेट से फैसिलिटी में, ठीक है। उस पर रीरेगुलेट इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट जो था वो भी डिक्रीज किया गया, ठीक है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोग लोन नहीं ले पाते क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। सो उस केस पर उसने क्या कहा कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम करो, ठीक है जी। सो देन उसके बाद हमारे टैक्स में किस तरह से रिफॉर्म किया गया। अब हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग करते नहीं थे। सो जब हमारी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ी, सो उस टाइम पे IMF ने कहा कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करो, ठीक है। सो टर्म एंड कंडीशन को चेंज करने का मोटिव यही था कि आपका जो ट्रेड है या फिर जो भी आपकी डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सके, और किसके साथ बढ़ाया जा सके, फॉरेन के साथ एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना होगा, ठीक है, तभी वो नई पॉलिसी को बनाया गया था। सो उस टाइम पे क्या था कि टैक्स का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। क्यों, क्योंकि एक लिमिटेशन थी कि अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल तो काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज आ चुकी हैं, जैसे गैट वाली पॉलिसी थी, ठीक है, फ्री ट्रेड वाली पॉलिसी है। सो उस तरह से काफ़ी सारी पॉलिसी आई है जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनका बढ़ा है, ठीक है। सो उसने कहा कि अपने जो टैक्स रेट है उसको डिक्रीज करो, ठीक है, ताकि जो फॉरेन है वो आपके साथ क्या कर सके, ट्रेड कर सके, ठीक है। कोटे के सिस्टम को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, कोटा रखा गया। डिवैल्यूएशन टैक्स, ठीक है, वही जो दोबारा से उसको इवेल्युएट किया गया, ठीक है जी। देन फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, सो इंक्रीज की गई थी इसमें फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ताकि रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। हमारे BOP को बढ़ाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का होना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को इंपोर्ट कर सके और एक्सपोर्ट भी कर सके, ठीक है जी। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, हमारी BOP भी बढ़ेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ
इंटर रिलेट होती है, ठीक है। सो उसने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज में आप ट्रेड को भी बढ़ावा दो, फॉरेन एक्सचेंज करो, ठीक है जी, रेवेन्यू तभी आपका इंक्रीज होगा। सो इस तरह से जो लिबरलाइजेशन की रिफॉर्म किया गया था, ठीक है। सो प्राइवेट में क्या था, प्राइवेटाइजेशन में आपको जैसे मैंने पहले बताया कि उसने क्या किया, सेक्टर को प्राइवेट कर दिया। अब गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उसने अपने पास रिजर्व करके रखी हुई थी, तो उस केस में उसने कहा कि आप जो गवर्नमेंट की जो भी सेक्टर है उसे क्या करो, प्राइवेट करो, ठीक है जी। सो उसके बारे में जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या चीज़ें थी और ग्लोबलाइजेशन में किस तरह से रिफॉर्म्स किए गए। सो अब हम बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन में किस तरह से रिफॉर्म्स किए गए। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफर ऑनरशिप, वो क्या करते थे कि जो पब्लिक की जो भी चीज़ें थी वो क्या करते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे किसमें, प्राइवेट में। सो ट्रांसफ़र ऑनरशिप यानी कि उसका जो भी ऑनरशिप है, स्वामी जो अधिकार है वो भी उससे चला जाता था। मैनेजमेंट, ठीक है, कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर किसमें क्या चला गया, वो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर का जो भी था ऑनरशिप थी, मैनेजमेंट थी, वो किस पे चलाई गई थी, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। सो वो ट्रांसफ़र कर देती थी अपनी जो भी ऑनरशिप और मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था वो किसमें चला गया, प्राइवेट सेक्टर को मिल गया था। प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से मिलता है, 6 मेथड होते हैं इसके। नंबर 1 पब्लिक सेल ऑफ शेयर। अब पब्लिक क्या करती है, पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, अपने शेयर्स को सेल किया, ठीक है जी। जैसे मारुति के शेयर्स को सेल किया था, उसी तरह से क्या है कि ये अपने शेयर्स को सेल करके कर सकती है, ठीक है। सेकेंड वन पब्लिक किस तरह से, ऑक्शंस, ठीक है, क्या वो जो नीलामी वाला सिस्टम होता है उस तरह से भी वो प्राइवेट को दे सकती है। देन पब्लिक टेंडर, इसमें क्या करती है, पब्लिक टेंडर भरती है, ठीक है। प्राइवेट टेंडर भरे जाते हैं जिसके थ्रू वो अपने कुछ टाइम पीरियड के लिए या कुछ मंथ्स के लिए, ठीक है, उससे अर्निंग भी कर लेती है। देन उनको क्या कर देती है, वो उस टाइम उसको उसका ऑनरशिप दे देती है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट नेगोशिएशन। कई बार वो डायरेक्ट उनसे बातचीत करके भी उस चीज़ को, एग्रीमेंट को वो एग्री कर लेते हैं, ठीक है जी। देन लीज विद राइट परचेज। अब कई बार क्या होता है, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को लीज पे दे देते हैं, ठीक है जी। सो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे दे दी जाती है, किसको, प्राइवेट वालों को। सो ये कई सारे मेथड है जो कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि पब्लिक क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है अपनी ऑनरशिप को किसमें, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है जी। सो इस वे से वो प्राइवेट करती है। प्राइवेट करने के पीछे उनका मतलब यही होता है कि हम किस तरह से अपनी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर सकें। अब गवर्नमेंट का तो हाल पूरा है, ठीक है, उसके पास तो ना तो पैसे लगाने के लिए कुछ है, ठीक है, बीओपी डिक्रीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है। सो वो कहता है इसके बस की बात नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। सो वो क्या कर देती है, उस टाइम पे चीज़ों को प्राइवेट कर देती है। जब प्राइवेट सेक्टर उनको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है तो हमारी इकोनॉमिक पावर भी इंक्रीज हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी जो थी पहले गवर्नमेंट की, लेकिन अब क्या है, प्राइवेट हो गई है, ठीक है। सो इस तरह से धीरे धीरे वो क्या करती है, चीज़ों को प्राइवेटलाइजेशन कर देती है। किसके अकॉर्डिंग करती है, जो न्यू पॉलिसी थी इकोनॉमिक्स की उसके अकॉर्डिंग वो इस चीज़ों को बढ़ावा देती है, ठीक है जी। अब हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की। अब ग्लोबलाइजेशन में कैसे, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, इंडिया को पैसों की ज़रूरत थी। सो आईएमएफ ने कह दिया कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज करो, आपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, बाहर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, क्लोज इकोनॉमी है, सो इसको चेंज करो ताकि जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर की है, उनके साथ आपका इंट्रैक्शन बढ़े, ठीक है, आप ग्लोबली ट्रेड भी कर सके, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कर सको, रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो। सो उस केस में क्या कर दिया गया था, ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया था ताकि आप इजीली अपना सामान को ट्रेड कर सकते हो, वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, आपका बीओपी इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है जी। सो इस कारण से ग्लोबलाइजेशन में भी रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है जी। सो जैसे लोगों ने बाहर सामान भेजा या फिर वहाँ से यहाँ पर आया, सो उस केस में काफ़ी सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस की गई थी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी 1991 में जो बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जो हमारे इंडिया की उस टाइम पे इकोनॉमिक पावर थी वो
कमज़ोर हो चुकी थी, तो उसे लोन लेने के लिए जाना पड़ा बैंक के पास। सो बैंक ने कह दिया कि भैया हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करोगे। देन उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया, तो उसके बाद ये बनी थी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।